नमस्कार दोस्तों, आप सभी मित्रों का फिर से हमारे YouTube चैनल डीके सनी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुपद और द्विघात समीकरण टोटल कंप्लीट इसके अंदर जो थ्योरी होती है वो पूरी बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बहुपद। बहुपद के अंदर जितने भी टॉपिक आते हैं सभी के सभी टॉपिक हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करने जा रहे हैं। इसी के जस्ट बाद में हम द्विघात समीकरण जो होती है उसके कुछ अन्य टॉपिकों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। उससे पहले जो भी हमारे चैनल पर पहली बार हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल से डायरेक्ट जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। चलिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए सबसे पहले नंबर का टॉपिक है बहुपद। बहुपद कहते किसे हैं, बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो इस तरीके से होता है a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 इस तरीके से चलता है। यदि आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, पहले आप ये लिख देते हो फिर इसके बाद में इस तरीके से लास्ट में ये लिखोगे तो भी वो क्या कहलाता है, बहुपद ही कहलाता है। जहाँ पर जो n है वो क्या है, अऋणात्मक पूर्णांक है, अर्थात नेगेटिव के अंदर यहाँ पर नहीं होना चाहिए, अर्थात n बराबर 0 से लेकर 1 2 3 यहाँ पर होना चाहिए। हम कह सकते हैं कि एक तरीके से जो पूर्ण संख्याएं होती है वो होनी चाहिए, तो वो यहाँ पर बहुपद कहलाता है। अब बहुपद की हमने बात कर ली, तो यहाँ पर मैं कुछ एग्जाम्पल आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए बहुपद होता है इस तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये क्या है, बहुपद है। लेकिन x की जो पावर है, जो घात है, वो बटे में नहीं होनी चाहिए, ना ही नेगेटिव होनी चाहिए। अगर इस तरीके से घात आ रही है तो इसका मतलब वो बहुपद नहीं है। n का मान हमेशा अऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए, तब तो वो क्या होगा, बहुपद होगा, अन्यथा वो बहुपद नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। इस तरीके से दोस्तों ये होती है बहुपद की परिभाषा। नेक्स्ट टॉपिक है बहुपद की घात किसे कहते हैं। ये बहुपद, सबसे पहले देखिए ये है बहुपद। अब इस बहुपद में हमको चर की घात देखनी है। सबसे पहले चर की अधिकतम घात देखेंगे। चर की जितनी अधिकतम घात होगी वही क्या होगी, बहुपद की घात होगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि चरों की अधिकतम घात क्या होगी, बहुपद की घात क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए ये आपको एक बहुपद दिया गया है, एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब यहाँ पर देखिए ये जो चर है इसकी घात कितनी है, 2। यहाँ पर ये जो चर है उनकी घात कितनी है, देखिए यहाँ पर तो 2 है, यहाँ पर कितना है, 1। अधिकतम घात कितनी हो गई, 3। यहाँ पर देखिए कितनी घात हो गई, यहाँ पर 4, और यहाँ पर कितनी है, 2। तो पूरे पदों के अंदर बात करें तो अधिकतम घात कितनी हो गई, 4। तो अर्थात इस पूरे बहुपद की जो अधिकतम घात है वो कितनी हो गई है, 4 हो गई है। इसलिए इस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप बहुपद की घात भी बड़ी आसानी से देख सकते हो। चर की अधिकतम घात देखनी है जिस पद के अंदर, यहाँ पर देखिए 4 पद है, 1 2 3 4 पद हैं, यहाँ पर ये एक बहुपद है। तो चर की अधिकतम घात कौन से पद में आ रही है, इस पद में आ रही है, तो टोटल घात देखनी है। यहाँ पर 4 घात का ये क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप बहुपद की घात निकाल सकते हो। अब यहाँ पर है शून्यक। शून्यक क्या चीज़ होती है वो देखिए, चर का वह मान, जो भी बहुपद है उस बहुपद में चर का वो मान आपको रखना है जिससे बहुपद क्या हो जाए, शून्य हो जाए। यदि उस चर के उस मान से यदि बहुपद का जो मान है यदि वो शून्य आ जाता है, तो वो जो मान है चर राशि का वो ही क्या कहलाएगा, बहुपद का शून्य कहलाएगा। देखिए जैसे कि एग्जाम्पल ये है, ये यहाँ पर दे दिया, ये कोई बहुपद दिया गया है, इस बहुपद का शून्यक आपको दे दिया कितना है, -3। शून्यक पहले ही दे दिया कि ये -3 है। शून्यक यदि -3 है तो वो क्या करेगा, इस समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। क्योंकि यहाँ पर परिभाषा ये कहती है कि चर का वह मान, यहाँ पर चर राशि है x, तो x का वह मान जो बहुपद को शून्य बना दे, शून्य बना दे तो शून्य कहलाता है। इसका मतलब शून्यक हमको दे दिया है। इस शून्यक को यदि हम इस बहुपद के अंदर रखेंगे तो इस बहुपद का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पर जहाँ पर भी आपको x दिखाई दे रहा है वहाँ पर कितना रखना है, -3 रखना है। तो इस प्रश्न का सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखिए k-1 यहाँ पर है एक्स स्क्वायर, अर्थात -3, इसका क्या क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, प्लस के एक्स की जगह पर क्या रखेंगे, -3 प्लस का 1 बराबर 0। क्योंकि शून्यक दिया गया है तो मतलब बहुपद को ये क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। x का मान यहाँ पर रखेंगे तो बहुपद का मान क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। बहुपद का मान क्या आना चाहिए, 0, तभी तो क्या होगा, वो शून्यक होगा। यहाँ पर शून्यक हमको दिया गया है तो ये बहुपद के अंदर चर राशि की जगह पर हम इस शून्यक को रखेंगे तो बहुपद का मान क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अब इसको हम कर लेंगे सॉल्व। यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9। 9 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 के -9, यहाँ पर हो जाएगा कितना, -3 के प्लस का 1 बराबर 0। यहाँ पर देखिए 9 के में से 3 के जाएगा तो कितना बचेगा, 6 के बराबर, यहाँ पर -9 है, प्लस का 1 है, -8 इधर को जाएगा तो +8 हो जाएगा।
और के का मान कितना आ जाएगा, के का मान आ जाएगा यहाँ पर 8/6 अर्थात 4/3। ये क्या आ जाएगा, के का मान आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। आपने कक्षा 9 के अंदर या कक्षा 10वीं के अंदर भी पढ़ा होगा, ज्यामितीय अर्थ वहाँ पर भी बताया गया है। अब शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है, देखिए बहुपद px, यहाँ पर दो तरीके से हम कर सकते हैं। यदि बहुपद py मानेंगे तो हमको y अक्ष पर देखना पड़ेगा, यहाँ पर हम px मान रहे हैं तो हमको x अक्ष पर देखना पड़ेगा। बहुपद px का शून्यक, हम शून्यक निकाल रहे हैं तो शून्यक का ज्यामितीय अर्थ देखिए, हम मतलब कि ज्यामिति के आधार पर भी शून्यकों का पता लगा सकते हैं। बहुपद px का शून्यक वह बिंदु होता है जहाँ बहुपद y बराबर px का जो ग्राफ है वो x अक्ष को क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। अर्थात x अक्ष को जितने बिंदुओं पर ये प्रतिच्छेद करेगा वक्र, उतने ही क्या होंगे, बहुपद के शून्यक होंगे। जैसे कि देखिए ये कोई वक्र है इस तरीके से, यहाँ पर देखिए x अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रहा है, ये 1 2 3 और 4 बिंदुओं पर ये x अक्ष को काट रहा है। अर्थात इसका जो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 4। अर्थात इस वक्र के शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4, क्योंकि ये x अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रहा है, 4 बिंदुओं पर। क्योंकि हमने y बराबर px लिया है तो x जो अक्ष है उसको हमको यहाँ पर देखना पड़ेगा। अब ये यहाँ पर वक्र दिया गया है, देखिए यहाँ पर ये x अक्ष हो गया और ये क्या हो गया, y अक्ष। अब ये जो वक्र है जो इस तरीके से आ रहा है, ये x अक्ष को कहीं पर भी टच नहीं कर रहा है। ये किस समीकरण का ग्राफ है, किस वक्र का ग्राफ है, ये इस वक्र का ग्राफ है y बराबर x स्क्वायर का। अब ये वक्र कहीं पर भी x अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, इसलिए शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पर 0। शून्यक कितने हो जाएंगे, इस वक्र के 0। अब इसी तरीके से यहाँ पर देखिए एक वक्र दिया गया है y बराबर x+1 का स्क्वायर। अब इसका जो ग्राफ है वो किस तरीके से बनेगा, देखिए इसका ग्राफ बनेगा इस तरीके से। जैसे हम इसमें मान रखते जाएंगे तो इसका जो ग्राफ है वो इस तरीके से बनेगा। ये वक्र बनेगा इसका U आकार का, जहाँ पर x बराबर कितना आ जाएगा, -1। कितना आ जाएगा, -1। कैसे आएगा, देखिए यदि हम इसको 0 के बराबर रखेंगे तो x का मान -1 ही आएगा। मैं यहाँ पर बता देता हूँ, देखिए हल कैसे करते हैं। इसको हम किसके बराबर रखेंगे, 0 के बराबर रखेंगे। 0 के बराबर रखेंगे तो x+1 दो बार लिख देंगे हम, दोनों को 0 के बराबर लिखेंगे अलग अलग तो कितना आ जाएगा, x का मान एक तो -1 आ जाएगा और दोबारा से -1 आ जाएगा। तो मूल कितने हो जाएंगे इसके, x के 2 मूल हो जाएंगे, एक तो -1 और -1। मूल तो कितने हो जाएंगे, 2। जितनी घात होती है उतने ही क्या होते हैं, मूल होते हैं। इस समीकरण की घात थी 2, तो मूल भी कितने प्राप्त हुए हमको, 2। तो मूलों की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 2 मूल हो जाएंगे। और यदि शून्यकों की बात करें, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, केवल 1। इन अगर यदि समान मूल यहाँ पर हमको प्राप्त हो रहे हैं तो उसको एक बार काउंट करेंगे किसमें, शून्यकों के अंदर। तो यहाँ पर देखिए शून्य कितना प्राप्त हो गया, x बराबर -1। ये केवल एक बिंदु पर टच कर रहा है, x अक्ष को एक बिंदु पर टच कर रहा है, इसलिए इस वक्र में शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि शून्यक और मूल अलग अलग होते हैं। यदि समान मूल प्राप्त होते हैं तो शून्यक एक बार ही काउंट होगा। मैंने नोट के ऊपर वहाँ पर लिख भी दिया है कि शून्यकों की संख्या यदि समान होती है तो उसको एक बार ही क्या करते हैं, हम काउंट करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है द्विघात बहुपद के शून्यक और गुणांकों में हमको संबंध पता लगाना है कि क्या संबंध होता है, क्योंकि इससे संबंधित काफ़ी जो क्वेश्चन है कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए द्विघात जो बहुपद होता है इस रूप का होता है ax² + bx + c। यहाँ पर गुणांक कौन कौन से हो गए, a b c। ये तो क्या हो गए, बहुपद के गुणांक हो गए। x² का गुणांक a है, x का गुणांक b है और अचर पद कितना है, c है। अब हम मान लेते हैं शून्यक। अब मान लेते हैं, माना शून्यक कितने हो जाएंगे, माना जो शून्यक है वो हमने मान लिए अल्फा और क्या है, बीटा है। शून्यक हमने क्या मान लिए, अल्फा और बीटा है। तो गुणांकों और शून्यकों में संबंध क्या होता है, हम शून्यकों का योग करते हैं अल्फा + बीटा। सबसे पहले यदि आपको क्वेश्चन के अंदर बहुपद आपको दिया गया है, चाहे वो द्विघात हो त्रिघात हो, और उसके शून्यक यदि आपको दे दिए जाएं तो सबसे पहले आपको शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणा ही निकालना पड़ेगा, ताकि क्वेश्चन जो है आसानी से हल हो जाए। ये बहुपद यहाँ पर दिया गया है, ये द्विघात बहुपद है, उसके शून्यक और गुणांकों में संबंध हम निकाल रहे हैं। तो हम मान लेते हैं जो शून्यक है वो कितने हैं, अल्फा और बीटा है। तो सबसे पहले शून्यकों का क्या करेंगे, योग। शून्यक हमने माने हैं अल्फा और बीटा, दोनों का योग करेंगे तो गुणांकों में संबंध क्या होगा, देखिए अल्फा + बीटा का जो योग होता है वो ये होता है -b/a।
अर्थात x का गुणांक का ऋणात्मक चिन्ह बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। और यदि हम बात करें दोनों का गुणनफल, यदि शून्यकों का दोनों का गुणनफल हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, c बटे a। कितना आ जाएगा, c बटे a। तो यदि आपको द्विघात बहुपद दिया गया है तो शून्यक और गुणांकों में संबंध इस प्रकार से आपको लिखना है। दोनों शून्यकों का योग जो होता है वो होता है माइनस का b बटे a, इनके गुणांकों में ये संबंध हो गया। और दोनों का गुणनफल जो होता है वो होता है c बटे a। इसी प्रकार से त्रिघात बहुपद यदि आपको दे दिया जाए इस प्रकार से, तो उसके शून्यक और गुणांकों में क्या संबंध होता है, तो वो देखिए बहुपद दिया गया है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। यहाँ पर जो a b c और d है वो क्या है, इस बहुपद के क्या है, गुणांक हैं। अब हम मान लेते हैं, माना जो शून्यक हम मान लेते हैं, देखिए यहाँ पर 3 बहुपद हैं, 3 घात का ये बहुपद है, तो अधिकतम कितने शून्यक हो सकते हैं, इसके 3 शून्यक हो सकते हैं अधिकतम। तो हम मान लेते हैं शून्यक कौन कौन से हो जाएंगे, अल्फा बीटा और गामा। हम मान लेते हैं 3 शून्यक हो जाएंगे, अल्फा बीटा और गामा। तो देखिए गुणांक और शून्यकों में क्या संबंध होगा। सबसे पहले इन तीनों शून्यकों का यदि हम योग करें, तीनों शून्यकों का यदि हम योग करें तो वो आ जाएगा माइनस का b बटे a, ये संबंध होता है। यदि हम दो को मल्टीप्लाई करें, अल्फा प्लस अल्फा डॉट बीटा, बीटा डॉट गामा प्लस गामा डॉट अल्फा, तो क्या आ जाएगा, c बटे a। क्या आ जाएगा, c बटे a। अब यदि हम तीनों को मल्टीप्लाई कर दें, अल्फा डॉट बीटा डॉट गामा, तो ये हो जाएगा माइनस का d बटे a। क्या हो जाएगा, माइनस का d बटे a। यदि 2 घात का आपको बहुपद दिया गया है तो ये यहाँ पर 2 फॉर्मूले हो गए, एक तरीके से संबंध हो गया इनमें, तो ये दोनों आपको लगाने पड़ेंगे। 3 घात का बहुपद आपको दिया गया है शून्यक और गुणांकों में, ये तीनों वाले जो कंडीशन है तीनों ये आपको लगानी पड़ेगी ताकि आप बड़ी आसानी से हल कर सकें। नेक्स्ट देखिए, ये आपको क्वेश्चन दिया गया है x³ माइनस 3x² माइनस 16x प्लस 48 के 2 शून्यकों का योग क्या दिया गया है, शून्य दिया गया है। कोई भी 2 शून्यक आपको शून्य के बराबर रखने हैं, तब शून्यक क्या होगा। देखिए 3 घात का बहुपद आपको यहाँ पर दिया गया है, कितने घात का बहुपद दिया गया है, 3 घात का। तो 3 घात का बहुपद दिया गया है, तो मान लेते हैं शून्यक क्या हो जाएंगे इसके, अल्फा बीटा और गामा, ये क्या हो जाएंगे, इसके शून्यक हो जाएंगे। अब यहाँ पर दिया गया है वो हम बाद में लिखेंगे, पहले इसकी कंडीशन देखिए। 3 जब भी शून्यक दिए जाए तो इन तीनों कंडीशनों को आपको क्या करना है, यूज करना है। सबसे पहले हम योग कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका सूत्र क्या होता है, माइनस का b बटे a। माइनस का b जो है वो क्या है, x² का गुणांक है। x² का गुणांक कितना है, माइनस का 3, और माइनस का पहले से ही है तो कितना हो जाएगा, 3, और यहाँ पर बटे 1। ए क्या है, 1 है, तो यहाँ पर 1 हम लिखेंगे नहीं, ये क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 1। लेकिन दोस्तों प्रश्न के अंदर हमको दिया गया है कि इसके 2 शून्यकों का योग क्या दिया गया है, शून्य। हमने माना है 3 शून्यक अल्फा बीटा गामा, तो कोई भी 2 हम ले लेते हैं। मान लेते हैं अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों शून्यकों का यदि हम योग करें तो किसके बराबर दिया गया है, शून्य के बराबर हमको दिया गया है। तो ये समीकरण नंबर 2, ये हमको कहाँ पर दिया गया है, ये हमको प्रश्न में दिया गया है। अब समीकरण 2 से मान यदि हम समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 2 से मान यदि हम समीकरण 1 में रखेंगे तो देखिए अल्फा प्लस बीटा दोनों की जगह पर हम क्या रखेंगे, 0, प्लस में यहाँ पर गामा बराबर क्या है, 3। तो गामा का मान कितना आ गया यहाँ पर, 3। कितना आ गया यहाँ पर, 3। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तीनों का योग तो कितना है, 3। किन्हीं 2 का योग कितना है, 0, और गामा का मान हमको 3 प्राप्त हो गया है। अब देखिए बाकी यहाँ पर नेक्स्ट कंडीशन होती है एक, ये अल्फा बीटा और गामा तीनों का यदि गुणनफल करेंगे तो किसके बराबर आएगा, माइनस का d बटे a के बराबर आएगा। तो देखिए d कितना है यहाँ पर, अचर पद कितना है, 48, उसके माइनस का चिन्ह लगाना है तो कितना हो जाएगा, माइनस का 48, ये यहाँ पर दिया गया है। अब देखिए गामा का मान हमको पता चल गया कितना है, 3। तो यहाँ पर गामा की जगह हम 3 रखेंगे, तो देखिए अल्फा डॉट बीटा बराबर यहाँ पर देखिए गामा की जगह पर हम क्या रखेंगे, 3 बराबर में माइनस का 48। अब देखिए 3 का भाग यदि हम इसमें दे देंगे तो अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर आ जाएगा, 3 से हम इसको काट देंगे तो कितना बचेगा, 16। कितना बचेगा, 16। तो एक कंडीशन हमको ये प्राप्त हो गई, ये है 4, और एक समीकरण हमारे पास है ये। इन दोनों समीकरणों को ध्यानपूर्वक देखना है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2। कंडीशन आपको लगानी है, ये 2 कंडीशन यहाँ पर निकल कर आ गई कि 2 शून्यकों का योग कितना दिया गया है, 0। कितना दिया गया है, 0। यहाँ पर देखिए यदि पहला ऑप्शन देखें और समीकरण 2 को संतुष्ट करता है, जैसे 3 और माइनस का 3 हमने ले लिया, यदि इन दोनों को हम जोड़ें, इन दोनों को हम जोड़ें तो कितना आना चाहिए, 0।
यहाँ पर 0 आ रहा है। लेकिन देखिए यहाँ पर दिया गया इन दोनों को यदि गुणा करें तो -16 भी आना चाहिए, वो -16 नहीं आ रहा है, क्योंकि 3 और -3 को यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -9 आएगा। इसलिए ये वाला जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, यहाँ पर है 4 और -4। यदि हम इन दोनों को जोड़ेंगे अल्फा प्लस बीटा, यदि हम इसको मान लेते हैं, देखिए क्योंकि गामा का मान तो कितना आ गया 3, तो ये तो किसका मान है, ये तो गामा का मान है। किसका मान है, गामा का मान। और ये अल्फा हो गया और ये क्या हो गया, बीटा, ये क्या हो गया, बीटा। यदि हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 0 आ रहा है। यदि हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आना चाहिए, 16, जो भी आ रहा है। अर्थात ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपको एग्जाम के अंदर भी यहाँ पर ये जो कंडीशन है इस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा। अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए, शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय क्या होती है, इससे हम शेषफल ज्ञात करते हैं। किस प्रकार से करते हैं, देखिए बहुपद आपको दिया गया है px, बहुपद px में यदि x माइनस ए से यदि हम भाग दें, कोई भी बहुपद आपको दिया गया है उसमें यदि x माइनस ए से भाग देते हैं तो उसका शेषफल हम शॉर्ट रूप में डायरेक्ट लिख सकते हैं। जहाँ पर भी आपको x दिखाई दे रहा है उसके अंदर जो ये गुणनखंड आपको दिया गया है x माइनस, इसको हमको 0 के बराबर लिखेंगे। जैसे ही x माइनस ए को हम 0 के बराबर लिखेंगे तो x का मान आएगा, x के मान को हम बहुपद के अंदर रख देंगे तो वो क्या प्राप्त हो जाएगा, हमको शेषफल प्राप्त हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगी, शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय से हम क्या ज्ञात करते हैं, शेषफल ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट है गुणनखंड प्रमेय, वो भी इसी तरीके से है। यदि वो ये कह देता है कि जो x माइनस ए है वो px का एक गुणनखंड है, प्रश्न के अंदर भी वो ये कह देता है कि x माइनस ए px का एक गुणनखंड है। यदि गुणनखंड आपको दे दिया है तो जो शेषफल होगा, शेषफल क्या होता है, pa होता है, उसको हमको 0 के बराबर लिखना पड़ेगा, ये कंडीशन होती है। तो ये क्या हो जाएगा, गुणनखंड प्रमेय हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, इनसे संबंधित ही है। यहाँ पर क्वेश्चन है कि x³ + bx² + 6 का गुणनखंड आपको ये दिया गया है। गुणनखंड आपको पहले ही दे दिया है, अर्थात जो x का मान आएगा उसको इस बहुपद में रखेंगे तो बहुपद का मान भी क्या आएगा, 0 के बराबर आएगा। अर्थात इस x का मान जो आएगा उसको जैसे ही बहुपद में रखेंगे तो वो क्या प्राप्त हो जाएगा, शेषफल प्राप्त हो जाएगा। और शेषफल को ही 0 के बराबर रखना है। देखिए जो x माइनस 2 है इसको हल कैसे करेंगे, देखिए हमको b का मान निकालना है। तो गुणनखंड हमको दिया गया है, ये x माइनस 2 हमको गुणनखंड दिया गया है, तो इसको सबसे पहले तो 0 के बराबर लिखेंगे। x का मान कितना आएगा, यहाँ पर 2, कितना आएगा 2। अब जो आपको बहुपद दिया गया है, बहुपद जो आपको दिया गया है px, इसके अंदर x की जगह पर हम क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। तो यहाँ पर 2 लिखो, 2 की घात कितनी हो जाएगी, 3 + b 2 की घात 2 + 6, इसको भी हम किसके बराबर रख देंगे, 0 के बराबर, क्योंकि हमने यहाँ लिखा है शेषफल जो होता है किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा, 4b + 6 = 0। यहाँ पर देखिए ये आ जाएगा 4b = -14। जैसे हम 4 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिए -7/2। तो इस तरीके से दोस्तों आप ऐसे क्वेश्चनों को बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। तो ये शेषफल प्रमेय हो गई, गुणनखंड प्रमेय हो गई। लास्ट टॉपिक है बहुपद का फर्मेट प्रमेय। इसके बाद में हम द्विघात समीकरण स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए फर्मेट प्रमेय क्या कहती है, शेषफल निकालने के ऊपर आधारित है कि शेषफल हम कैसे निकालेंगे। बड़ी बड़ी संख्याओं का शेषफल हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ कंडीशन होती है। जैसा कि यहाँ पर एक सूत्र के रूप में यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि a की पावर p - 1, a की पावर p - 1 में यदि p का भाग दे दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा, 1 आएगा। लेकिन कंडीशन क्या है, यहाँ पर जो p है वो अभाज्य संख्या होनी चाहिए। a और p जो है वो सापेक्षिक अभाज्य संख्या होनी चाहिए। अर्थात इन दोनों राशियों का HCF यदि हम निकालें, मैसेपे निकालें, तो वो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। उभयनिष्ठ संख्या केवल 1 होनी चाहिए। तो देखिए 2 क्वेश्चन भी यहाँ पर दिए गए, समझाने के लिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। देखिए पहले नंबर का क्वेश्चन है कि 40 की घात 28, 40 की घात 28 में यदि 29 का भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा। तो हम इसको इस प्रकार से लिख देते हैं, 40 की पावर 28 में हम किसका भाग दे रहे हैं, 29 का। अब यहाँ पर एक कंडीशन है, 29 और 40 अर्थात P और A जो है सापेक्षिक अभाज्य संख्या होनी चाहिए। अर्थात 29 और 40 के अंदर उभयनिष्ठ संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए, केवल 1 को छोड़कर। अर्थात इन दोनों का HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, वो यहाँ पर है ऑटोमेटिक। और यहाँ पर यदि P है तो यहाँ पर P से 1 कम होना चाहिए। यहाँ पर 29 है तो यहाँ पर कितना है, 28। इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए।
40 की पावर 29 माइनस का 1, इसमें 29 का यदि हम भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि सूत्र ये कह रहा है कि a की पावर p-1 में p का भाग देंगे तो शेषफल हमेशा 1 आएगा, जहाँ पर जो p है जिसका हम भाग दे रहे हैं वो अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो अभाज्य संख्या ऑलरेडी है, और 40 की जो घात है वो 29 से 1 कम होनी चाहिए, तो 1 कम यहाँ पर है। यदि 1 कम नहीं भी होती तो हम इसको 1 कम बना लेते। अब 28 की घात यदि कितनी भी आती है, यहाँ पर देखिए इसकी पावर यदि 7 भी होती तो भी शेषफल 1 आता, क्योंकि वो यहाँ पर मैच हो गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 3 की पावर 40 में यदि हम 19 का भाग दें तो शेषफल क्या आएगा। देखिए 3 की पावर 40 में हम 19 का भाग दे रहे हैं। सबसे पहले देखेंगे सापेक्षिक अभाज्य संख्या है या नहीं। 19 और 3 में कोई भी उभयनिष्ठ नहीं है, किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है, केवल 1 को छोड़कर, अर्थात HCF कितना है यहाँ पर 1 है। अब देखिए यहाँ पर यदि 19 है तो 3 की घात कितनी होनी चाहिए, 1 कम होनी चाहिए, अर्थात 18 होनी चाहिए। तो यहाँ पर तो 18 है नहीं, तो 18 कैसे बनाएंगे वो देखिए। 3 की पावर हम 18 बना रहे हैं, तो 18 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, तो कितना बनेगा 36। 36 में कितने जोड़ेंगे, 4, तब जाके 40 बन जाएगा। तो इस तरीके से 40 को हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अब इसको हम अलग अलग कैसे करेंगे, देखिए 3 की घात जो 18 है, 3 की घात जो 18 है, इसकी घात में हम 2 लिख देंगे, बटे 19 है ही, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 की घात 4, कितना हो जाएगा 3 की घात 4। अब देखिए यहाँ पर 19 है, यहाँ पर 18 है, अर्थात इसका जो मान है शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा। अब इसके नीचे 19 भी बनेगा, हम केवल शेषफल की बात कर रहे हैं, तो इसका जो शेषफल है वो तो हो गया 1। अब 3 की पावर 4 है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 3 की पावर 4 को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 9 इंटू 9, कितना लिख सकते हैं हम 9 इंटू 9 बट्टे में कितना है 19, क्योंकि हम 19 का भाग दे रहे हैं, तो हम डायरेक्ट हम इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 4 को 81। हमको केवल और केवल यहाँ पर शेषफल से मतलब है। तो यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर फर्मेट प्रमेय का रूप बन चुका है। अब घात कितनी भी हो हमेशा शेषफल 1 ही आएगा। अब 19 का भाग हमको 81 में देना है, तो हम 81 में भाग देंगे तो कितना, देखिए 19 का भाग यदि हम 81 में देंगे तो कितना शेषफल बचेगा, यहाँ पर बचेगा 5 शेषफल बचेगा, क्योंकि 4 बार भाग जाएगा पूरा पूरा, और यहाँ पर 5 शेषफल बच जाएगा। तो इस तरीके से भी आप शेषफल यहाँ पर निकाल सकते हैं इस फर्मेट प्रमेय के माध्यम से। तो दोस्तों इस अभी अभी जो हमने टॉपिक की बात की है वो बहुपद की बात की है। टोटल बहुपद के जितने भी टॉपिक होते हैं सारे के सारे टॉपिक मैंने यहाँ पर बता दिए। सबसे पहले हमने बहुपद की बात की, फिर बहुपद की घात क्या होती है, अधिकतम घात वाला जो चर की अधिकतम घात होती है वही क्या होती है, बहुपद की घात होती है। फिर हमने शून्यक की बात करी, शून्यक से संबंधित क्वेश्चन भी किया, शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है वो भी हमने यहाँ पर बता दिया, और द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद के शून्यक और गुणांकों में संबंध क्या होता है वो भी मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है, उससे संबंधित क्वेश्चन भी कर लिया है। शेषफल प्रमेय, गुणनखंड प्रमेय और फर्मेट प्रमेय तीनों हमने यहाँ पर देख ली है। अब हम नेक्स्ट यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं समीकरणों के बारे में, जिसमें रैखिक जो समीकरण होता है वो क्या होता है, द्विघात जो समीकरण होता है वो क्या होता है, पूरी चीज़ हम वहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है यहाँ पर समीकरण। सबसे पहले हम समीकरण के बारे में बात करेंगे, फिर हम द्विघात समीकरण के ऊपर बात करेंगे। तो समीकरण क्या होता है वो देखिए, समीकरण वो होता है, ऐसा व्यंजक होता है जो चर के किसी भी एक मान के लिए क्या होता है, ये संतुष्ट होता है, किसी न किसी एक मान के लिए संतुष्ट होता है। कैसे होता है, देखिए ये कोई समीकरण दी हुई है x-2 बराबर 0, तो इसमें x की जगह पर हम क्या रखें कि ये यहाँ पर 0 प्राप्त हमको हो जाए, तो केवल और केवल एक ही मान होगा, वो होगा x का मान कितना होगा 2। चर के केवल एक मान के लिए क्या होता है, संतुष्ट होता है, तो वो क्या कहलाता है, समीकरण कहलाता है। लेकिन सर्वसमीका जो होती है, सर्वसमीका चर के प्रत्येक मान के लिए क्या होती है, संतुष्ट होती है। अर्थात प्रत्येक चर का यदि आप जो मान है वो कोई सा भी रख लीजिए, हमेशा सर्वसमीका क्या हो जाएगी, संतुष्ट हो जाएगी। जैसे कि सर्वसमीका आपने ये पढ़ी होगी, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस का 2xy प्लस का वाई स्क्वायर, ये क्या होता है, सर्वसमीका होती है। दोनों चरों के मान आप कोई से भी रख लीजिए, यहाँ पर प्रत्येक मान के लिए जो सर्वसमीका है वो क्या होती है, संतुष्ट होती है। समीकरण के ऊपर हमने बात कर ली, सर्वसमीका की हमने बात कर ली। अब हम बात करेंगे असमीका की। असमीका जो होती है उसके अंदर इस प्रकार के चिन्ह आपको नजर आएंगे
यदि इस प्रकार के चिन्ह आपको नजर आते हैं तो वो क्या होती है, असमीका होती है। तो इसके अंदर एक नोट आपको याद रखना है कि असमीका जो होती है, असमीका के जो हलों की संख्या होती है वो कितनी कितनी होती है, अनंत होती है। असमीका के जो हल आते हैं वो कितने आते हैं, अनंत हल हमको क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। अर्थात असमीका के हलों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, अनंत होती है। अब हम बात कर रहे हैं रैखिक समीकरण की। रैखिक समीकरण क्या होता है, चर की यदि अधिकतम घात यदि 1 है तो वो समीकरण हमको रैखिक समीकरण प्राप्त होता है। ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो तो वो रैखिक समीकरण कहलाता है। जैसे कि ये हमने कोई समीकरण ले लिया रैखिक समीकरण, जैसे कि x + 3 = 0, ये कोई समीकरण है। तो यहाँ पर जो चर राशि है x, उसकी पावर कितनी है, उसकी घात कितनी है, 1। तो ये कौन सा समीकरण हो जाएगा, रैखिक समीकरण हो जाएगा। अब इसके अंदर भी एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, यदि दो चर आपको दे दिए जाएँ x + y, दो चरों के अंदर यदि कोई रैखिक समीकरण है, जैसे कि इस प्रकार से दो चर आपको दिए गए हैं और रैखिक समीकरण आपको दी हुई है, तो उसके हलों की संख्या भी क्या होती है, अनंत होती है। हल जो कितने प्राप्त होंगे, इसके अनंत प्राप्त होंगे। यहाँ पर दोबारा से सुन लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। असमीका के जो हलों की संख्या होती है वो भी कितनी होती है, अनंत होती है। और दो चरों के अंदर यदि रैखिक समीकरण है, यहाँ पर दो चर कौन कौन से हो गए, x और y यहाँ पर हो चुके हैं। दो चरों के अंदर यदि रैखिक समीकरण है तो उसके हलों की संख्या कितनी प्राप्त होती है, हमको अनंत प्राप्त होती है। तो ये आप याद कर लीजिए। अब युगपत समीकरण, दो चर आपको दिए गए हों, दो ही समीकरण दी गई हो, उनको यदि एक साथ लिख दिया जाए तो वो क्या कहलाती है, युगपद समीकरण कहलाती है। युगपद समीकरण क्या होती है, दो चरों के अंदर दो समीकरण आपको दी हुई हो और एक साथ यदि वो लिखी गई है तो वो क्या कहलाती है, युगपद समीकरण कहलाती है। जैसे कि a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0, ये क्या है, एक युगपद समीकरण है। अब देखिए इस युगपद समीकरण के जो हल होंगे, उन हलों के अंदर जो प्रतिबंध है वो 3 प्रतिबंध यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। इनसे संबंधित काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पर जो x का और y का जो गुणांक है, a1/a2 यदि हम करें, b1/b2 यदि हम करें, दोनों के मान यदि बराबर नहीं आते हैं तो इसका मतलब है जो हल होगा वो क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। क्या होगा, हल हमको प्राप्त होंगे और कौन से होंगे, अद्वितीय हल होंगे। इनमें बहुत बार क्या होते हैं, विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो याद करने का तरीका देखिए, सबसे पहले आप इन दोनों को देखिए, यहाँ पर अद्वितीय हल प्राप्त होंगे। अर्थात यहाँ पर रेखाओं की हम बात करेंगे, ये रेखाओं से आपको याद रखना है, जो रेखाएं होंगे वो क्या होंगी, प्रतिच्छेद होंगी, आपस में कहीं ना कहीं टकराएंगी और यहाँ पर हमको हल प्राप्त हो जाएगा। जो बिंदु होता है, आपने ग्राफ बनाया होगा ऐसी समीकरणों का, तो जो रेखाएं होती हैं वो यदि आपस में काटती हैं तो हल क्षेत्र हमको प्राप्त होता है। तो अर्थात रेखाएं क्या करेंगी, यहाँ पर प्रतिच्छेदित करेंगी, क्या करेंगी, आपस में काटेंगी, प्रतिच्छेदित करेंगी, तो हमको अद्वितीय हल की क्या होगी, प्राप्ति होगी। यहाँ पर यदि हम अनुपात में लिखें a1/a2, b1/b2 और अचर राशि का अनुपात यदि हम ले, तीनों के तीनों अनुपात यदि बराबर आते हैं, इसका मतलब हो गया हलों की संख्या अनंत होती है। हलों की संख्या क्या प्राप्त होती है, हमको अनंत प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है, हमको हलों की संख्या अनंत प्राप्त होती है। अर्थात जो रेखाएं होती है वो हमको अनंत की तरफ अग्रसर होती हुई यहाँ पर क्या होती है, दिखाई देती है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर a1/a2, b1/b2 अर्थात चर राशि के गुणांकों का जो अनुपात है वो तो समान है, लेकिन अचर पद के साथ में जो अनुपात है वो यहाँ पर समान नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जो रेखाएं हैं वो क्या है, यहाँ पर समांतर हैं। रेखाएं क्या है, यहाँ पर समांतर है। अनंत हल की कंडीशन में क्या होती है, जो रेखाएं होती है वो क्या होती है, संपाती होती है। किस तरीके से, जैसे पहली रेखा इस तरीके से आ गई, दूसरी रेखा भी इसी के ऊपर आ गई, तो यहाँ पर बहुत बार ये टकराएगी तो बहुत सारे जो हल हैं वो हमको प्राप्त हो जाएंगे। अर्थात अनंत हल हमको यहाँ पर प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात रेखाएं क्या होती है, संपाती होती है। तो इस रेखाओं को आपको ध्यान में रखकर इनके हलों की कंडीशन आप पता लगा सकते हैं। रेखा यदि संपाती होती है तो हल अनंत प्राप्त होते हैं। रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं, काटती है, तो हल हमको क्या प्राप्त होते हैं, अद्वितीय प्राप्त होते हैं। लेकिन यदि रेखाएं परस्पर समांतर हैं, रेखाएं यदि परस्पर समांतर हैं तो जो हल होते हैं वो क्या होते हैं, प्राप्ति ही हमको नहीं होती, क्योंकि दोनों रेखाएं कहीं पर भी टकराएंगी नहीं तो हल यहाँ पर आपस में ये काटेंगी भी नहीं, तो कोई हल हमको प्राप्त यहाँ पर नहीं होगा। तो इस तरीके से आप कंडीशन याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर 3 प्रकार के हलों के प्रतिबंध दिए गए थे।
आप देख सकते हैं यहाँ पर याद करने की ट्रिक इस प्रकार से, यह आपको केवल रेखाओं को ध्यान में रखना है। यदि रेखाएं काटती है तो अर्थात हल प्राप्त होगा, संपाती है तो अनंत हल होंगे, समांतर है तो कोई हल हमको प्राप्त नहीं होगा। अब हम बात करते हैं द्विघात समीकरण की। द्विघात समीकरण वो होती है जिसमें चर राशि की अधिकतम घात कितनी हो, 2 हो, जिसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक यदि 0 के बराबर हो जाएगा तो द्विघात समीकरण नहीं रहेगी। अब और ये जो गुणांक है ए बी सी तीनों के तीनों रियल नंबर होने चाहिए, वास्तविक संख्याएं होनी चाहिए, तब जाके वो द्विघात समीकरण बनती है। अब यदि द्विघात समीकरण के हम मूल ज्ञात करें, हल ज्ञात करें, तो 2 प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। पहली विधि होती है गुणनखंड विधि, दूसरी विधि होती है पूर्ण वर्ग विधि। गुणनखंड विधि आपने पढ़ी होगी छोटी कक्षाओं के अंदर कि जो एक्स स्क्वायर का गुणांक अचर पद है, दोनों को हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। इसके टुकड़े इस प्रकार करते हैं कि जोड़ने और घटाने पर बीच वाली राशि प्राप्त होती है, वो गुणनखंड विधि होती है। तो वो आप जानते हैं। पूर्ण वर्ग विधि मैं यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए, पूर्ण वर्ग विधि जो होती है उससे हमको एक धराचार्य सूत्र प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? श्री धराचार्य सूत्र। श्री धराचार्य सूत्र हमको प्राप्त होता है। देखिए, सूत्र होता है इस तरीके से, यदि समीकरण आपको इस तरीके से दी हुई है x के रूप में, तो x का जो मान आता है वो इस प्रकार से आता है माइनस का b प्लस माइनस का अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2v। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 2c अपॉन, एक बार एग्जाम में पूछा गया था, तो आप इस प्रकार भी इसको लिख सकते हैं। दोनों के दोनों क्या है, सही है। x बराबर आप ये लिख सकते हैं, x के बराबर में आप ये लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, द्विघात सूत्र हो जाएगा। जो धराचार्य सूत्र है वो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब जो मूल हमने ज्ञात कर लिए, तो मूल की प्रकृति हमको देखनी पड़ेगी कि मूल वास्तविक होंगे तो वो परिमेय होंगे या फिर अपरिमेय होंगे। मूल जो होंगे वो वास्तविक होंगे या समान होंगे, असमान होंगे, या मूल काल्पनिक होंगे। तो प्रकृति यहाँ पर आप देख सकते हैं, कंडीशन आपको दी हुई है। जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, जो समीकरण आपको दिया गया है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac हम सबसे पहले निकालेंगे। जो विविक्तिकर है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका मान निकालेंगे। यदि वो 0 से बड़ा आता है, इसका मतलब है कि मूल वास्तविक होते हैं और असमान होते हैं। लेकिन इसका मान यदि 0 से बड़ा आता है, वो कितना आता है, जैसे कि 16 यदि आ गया, तो 16 क्या होता है, पूर्ण वर्ग होता है। पूर्ण वर्ग है तो मूल तो परिमेय होंगे और क्या होंगे, असमान होंगे। लेकिन 15 यदि आ जाता है इस प्रकार से, अर्थात अपूर्ण वर्ग आता है, जिसका वर्गमूल यदि हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो मूल क्या होंगे, अपरिमेय हमको प्राप्त होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यदि इनके जो गुणांक है ए बी सी, यदि वो अपरिमेय संख्याएं हैं, तो इस प्रकार से हम चेक नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट धराचार्य सूत्र लगा देंगे और वहाँ से x के मान प्राप्त कर लेंगे और हमको पता चल जाएगा कि मूल किस प्रकार के होंगे। सेकंड केस है बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान यदि 0 के बराबर ही हमको प्राप्त हो जाता है, इसका मतलब है कि मूल क्या होते हैं, वास्तविक होंगे और क्या होंगे, समान हमको प्राप्त होंगे। तीसरा नंबर का केस है बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान यदि लेस देन 0 हमको प्राप्त होता है, तो जो मूल हमको प्राप्त होंगे वो क्या होंगे, काल्पनिक प्राप्त होंगे, आयोटा के रूप में हमको यहाँ पर प्राप्त होंगे। नेक्स्ट है मूलों और गुणांकों में संबंध। तो यहाँ पर देखिए हम मूल मान लेते हैं, मूल हम मान लेते हैं कि अल्फा बीटा इस द्विघात समीकरण के क्या है, मूल है। 2 घात की समीकरण है तो कितने मूल होंगे, 2 मूल होंगे। तो गुणांक कौन कौन से हो गए, ए बी सी, तो इनके अंदर संबंध क्या होगा, देखिए सबसे पहले हम मूलों का यदि योग करते हैं, दोनों मूलों का योग करते हैं, तो गुणांकों में संबंध होगा -b/a का, एक संबंध ये आ गया। दूसरा यदि हम दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, c/a। तीसरी कंडीशन और होती है मूल से संबंधित, यदि हम दोनों मूलों को घटा दें तो इसका मान आएगा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac/a। क्या आएगा, वर्गमूल के अंदर बी स्क्वायर माइनस का 4ac/a। तो ये 3 प्रकार की कंडीशन होती है, मूल और गुणांकों के अंदर जो संबंध होता है वो इस प्रकार से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, यदि आपको मूल दे दिए जाएं, आपको सवाल के अंदर मूल दे दिए जाएं, तो और वो ज्ञात करवाए कि द्विघात समीकरण क्या होगी, तो उसका सूत्र होता है ये एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, हम जो मूल यदि हम आपको दिए गए तो मूलों का योग ज्ञात कर लेंगे, यहाँ पर रख देंगे और मूलों का गुणनफल ज्ञात कर देंगे। तो इस समीकरण के अंदर जैसे रखेंगे तो द्विघात समीकरण हमको प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट है, मूलों में यदि आपको संबंध दिया गया है किस प्रकार से कि एक मूल, हमको पता है कि 2 मूल प्राप्त होते हैं द्विघात समीकरण में, तो एक मूल यदि दूसरे का k गुना है, जैसे कि कोई क्वेश्चन दे दिया द्विघात समीकरण को आपको दे दी जाए और बोल दे कि इसका एक मूल दूसरे का 3 गुना है, इस प्रकार से यदि आपको दे दिया जाए तो इस प्रकार की कंडीशन लगेगी। ये बिल्कुल शॉर्ट तरीका है, यदि ये कंडीशन आपको याद है तो बड़ी आसान तरीके से आप सवालों को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। एक मूल दूसरे का यदि k गुना दिया गया है तो ये सूत्र आपको लगाना है, k+1 का स्क्वायर बटे k बराबर b² अपॉन ac।
बी स्क्वायर अपॉन ए सी, ये क्या लगाना है आपको, फॉर्मूला लगाना है। सेकंड कंडीशन है जब मूल समानुपात में हो, जैसे कि दो समीकरण आपको दे दी जाए, समीकरण a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 बराबर 0 के मूल समानुपात हैं, अर्थात जो मूल हैं दोनों के वो समानुपात के अंदर हैं, तो ये वाली कंडीशन आपको लगानी है। b1 स्क्वायर अपॉन b2 स्क्वायर बराबर a1 c1 अपॉन a2 c2। नेक्स्ट है यदि आपको दे दिया जाए कि मूल उभयनिष्ठ है, दो समीकरण द्विघात समीकरण आपको दी हुई है, दोनों समीकरण इस प्रकार से आपको दी हुई है ये, तो दोनों समीकरणों में यदि एक मूल आपको उभयनिष्ठ दे दिया जाए तो ये वाली कंडीशन आपको लगानी पड़ेगी, और यदि दोनों मूल उभयनिष्ठ दे दिए जाएं तो ये वाली कंडीशन आपको लगानी पड़ेगी। तो दोस्तों ये पार्ट नंबर 1 था। सेकंड पार्ट के अंदर ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, तो पार्ट 1 को आप दोबारा से रिवीजन जरूर करें, रिवीजन क्लास है, कंप्लीट चीज़ हमने यहाँ पर आपको बताई है, कोई सी भी जो टॉपिक है वो यहाँ पर हमने नहीं छोड़ा है, पूरी कंप्लीट जानकारी हमने यहाँ पर को प्रोवाइड करवाई है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।